हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रेजी कक्षा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का नेम है नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। देखो, वो सारे मटेरियल्स जो हमें नेचर ने दिए हैं हमारे यूज के लिए, चाहे वो हमारे सर्वाइवल में हेल्प करे, हमारी ग्रोथ में हेल्प करे या हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करे, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि एयर, वाटर, विंड, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे सर्वाइवल में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब एग्जाम्पल्स आप सबको पता है, जैसे कि वुड मिलती है हमें फॉरेस्ट से, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, फिर हमें पानी मिलता है पीने के लिए और इरिगेशन के लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? पहली चीज तो हमें बेसिक नेसेसिटी जो होती है लाइफ की, वो प्रोवाइड कराती है, जैसे कि खाना, पानी, कपड़े और रहने के लिए जगह। ठीक है। अब फिर ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है? रॉ मटेरियल, जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहला है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। इसमें हमारे दो आ जाते हैं, एक आता है हमारा इनएग्जॉस्टिबल, एक आ जाता है एग्जॉस्टिबल। अब इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट, वाटर। ठीक है, वाटर को तो इंक्लूड अब नहीं करना चाहिए क्योंकि पीने वाला पानी तो सिर्फ 2.5% ही है, तो विंड को इंक्लूड करते हैं। एग्जॉस्टिबल हमारा क्या होता है? जो कि लिमिटेड है, क्वांटिटी में लिमिटेड है, जो खत्म हो जाएगा, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। अब इसके अंदर भी दो आते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल में वो होते हैं जो नेचुरली रीजनरेट हो सकते हैं, मतलब कि एक बार को खत्म हो गए तो दोबारा से जनरेट हो जाएंगे, जैसे कि फॉरेस्ट, सॉइल, एनिमल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ये है कि छोटे टाइम में नहीं आते, दोबारा रीजनरेट नहीं होते, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पे हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक, होता है एबायोटिक। बायोटिक में क्या होते हैं? सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, एनिमल्स। अब एबायोटिक होते हैं जो कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स से और मतलब ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, मिनरल्स। अब नेक्स्ट हमारा ओनरशिप पे। ओनरशिप पे हमारा आ जाता है एक इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। इंडिविजुअल में जो सिर्फ मेरा है, कम्युनिटी जो किसी कम्युनिटी का है, नेशनल जो कि हमारे देश का है, इंटरनेशनल जो सबका है। ठीक है, मतलब सभी देशों का है। अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। हम सबको पता है रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, सबको पता है। ठीक है, तो उसके कॉजेज क्या है? एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ओवर पॉपुलेशन। सेकेंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, हर जगह फैक्ट्रीज लग रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कई जगह पे तो रिसोर्सेज है अवेलेबल, कई जगह पे रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि किसी जगह पे तो इतना पानी है कि लोग सुबह ही पाइप लेके खड़े हो जाते हैं सड़क में पानी डालने के लिए, और कहीं पे राजस्थान में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पानी नहीं है पीने के लिए, खरीदना पड़ता है। ठीक है। ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ओवर यूज करते हैं ना, जैसे पानी का ये एग्जांपल ले लो, जिनके पास है ना ये रिसोर्स, वो पूरा दिन पानी बहाते रहेंगे, टैंक भर जाएगा, बंद नहीं करेंगे, पानी बहता रहेगा। तो बहुत ओवर यूज और मिस यूज करते हैं रिसोर्सेज का। अब आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले हम देखें तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि इकोसिस्टम सब चीजों से कनेक्टेड होता है, वो ही हमारा धज्जे उड़ जाएंगे उसकी। नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे बहुत पॉल्यूशन फैल जाएगा, मिनरल्स की और फ्यूल्स की शॉर्टेज पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगेंगी, कंपटीशन होने लगेगा, और इकोनॉमिक स्लो डाउन, और कहीं ना कहीं भुखमरी भी आ सकती है। मतलब कि रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत आ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और स्टारवेशन मतलब कि भुखमरी फैल जाएगी। अब वाटर रिसोर्स, अब हम पहले पढ़ेंगे, बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे अर्थ में 71% जो सरफेस है वो वाटर है, जिसमें से सिर्फ 97.5% सॉल्ट वाटर है और सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। अब ये फ्रेश वाटर भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन है, जिसमें 30% ग्राउंड वाटर है, 0.3% सरफेस वाटर है जो रिवर्स में और लेक्स में है, और 70% ग्लेशियर्स में से है। अब इसके सोर्सेस क्या है वाटर की? ठीक है, वाटर रिसोर्सेस के सोर्सेस क्या है? एक तो सरफेस वाटर, हम सबको पता है, गंगा, यमुना, या फिर हमारे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। ठीक है। ग्राउंड वाटर हो गया हमारे, जैसे कि वेल्स हो गए, एक्यूफायर्स हो गए।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम सबको पता है, पानी इकट्ठा करो छत पे, फिर उसको फिल्टर करो, फिर उसको यूज कर सकते हो अपने बहुत सारे काम में। एक होता है हमारा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, में क्या होता है हमारा कि जो नमक वाला पानी है हमारा, सी वाटर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नमक उसके निकाल के उसको यूज कर सकते हैं फिल्टर करके। क्वालिटी एक्सपेक्ट्स में यही है कि जो गुड क्वालिटी का वाटर होता है वो कलरलेस होता है, उसमें से कोई बदबू नहीं आती और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते और टॉक्सिक केमिकल भी उसके अंदर नहीं होता है। अब वाटर बॉर्न डिसीजेस हम सबको पता है, कॉलरिया होता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस होता है। अब वाटर की इंड्यूस्ड डिसीजेस हो जाती है हमारी, जो एक्सेस केमिकल की वजह से होती है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हम सबको पता है वाटर साइकिल क्या होती है, जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है पानी का, ठीक है, किसके बीच में, लैंड के, ओशियन के, एटमॉस्फेयर के, उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, बचपन में कितना याद किया, पहले की ओशियन होता है, ओशियन में से इवापोरेशन होता है, पानी ऊपर चला जाता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद में क्या होती है, बारिश होती है, बारिश के बाद में क्या होता है, वो पानी फिर से नीचे आ जाता है। तो इसके क्या आते हैं, स्टेप्स होते हैं, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और फिर बाद में क्या होता है, रन ऑफ। अब वही वाटर क्वालिटी हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो ये आप दोबारा से रीड कर लेना। अब आ जाता है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब हम पानी को कैसे कंजर्व करें, ठीक है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करें, कैसे कम यूज करें उसका। सबसे पहले रिड्यूस वाटर यूज, जो आप पाइप लेके खड़े हो जाती है ना मम्मियां गर्मियों में गली में भी पानी डालती हैं, वो डालना बंद करें, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करें कि पानी छत पे इकट्ठा करें, जब बारिश पड़ी फिर उसको फिल्टर करके यूज करें, पेड़ों में पानी देने के लिए, बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर को अच्छे से मैनेज करना सीखो कि हम उसको कितना यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वाटर वेस्ट ट्रीट एंड रीयूज, वाटर जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको रिट्रीट करा जाए और उसको यूज किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जिनकी डिफाइन एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, ये नेचुरली अकर होते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कोल, ये सब, ठीक है। अब मटेरियल साइकिल है, सबसे पहले कार्बन साइकिल। हम पता है कार्बन साइकिल में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ह्यूमन से CO2 लेते हैं, ठीक है, उसको वो अपने फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और वो फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं, उनके अंदर कार्बन आ जाती है, ठीक है, कार्बन फिर वो अपने मुंह से निकालते हैं, फिर वो प्लांट्स ले लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्लांट्स हमारी CO2 ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता रहता है, एटमॉस्फेयर में CO2 घूमता रहता है, प्लांट्स यूज करते रहते हैं और हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं, एक तरीके से कार्बन साइकिल बन जाती है। अब नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक NO2 होती है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। अब क्या होता है, जो नाइट्रेट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, अब प्लांट्स खा लेते हैं, प्लांट्स को कौन खा लेता है, एनिमल्स। अब एनिमल्स की बॉडी में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, डिकम्पोजिशन से वो क्या जाती है, सॉइल में चली जाती है नाइट्रोजन, और सॉइल से फिर से वो बैक्टीरिया में आ जाती है और बैक्टीरिया से फिर NO2 किस में आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ये फिर से एक नाइट्रोजन साइकिल चल जाती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सल्फर साइकिल पे। अब सल्फर साइकिल में हम सबको पता है जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होती है, सल्फर होती है। अब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें से क्या होता है, वो रिलीज कर देते हैं CO2। अब वो CO2 एटमॉस्फेयर में आ गई, अब वो एटमॉस्फेयर से क्या होती है, रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। अब रेन वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो साथ में क्या फॉर्म करता है, H2SO4 यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। अब उसकी वजह से रेन एसिड रेन हो जाती है। अब एसिड रेन से जो एसिड रेन हुई है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी, उससे प्लांट्स में सल्फेट्स आ जाते हैं और फिर वो फूड चेन में, मतलब फूड चेन में इंक्लूड हो जाते हैं। फूड चेन में हम सब आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन जब होता है वो सॉइल में मिल जाता है, फिर सॉइल में आ जाता है, फिर सॉइल से रॉक्स में आ जाता है, फिर से साइकिल चल जाती है। अब नेक्स्ट हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में एक होता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारे आ जाते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइड्रो पावर,
ठीक है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हमारे आ जाते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये सब हमारी क्या हो जाती है, हमारी मतलब कि एनर्जीज हो गई। अब इनको एकदम एकदम एक बार देख लेते हैं। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो कि सनलाइट से हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। विंड एनर्जी जो हमें हवा से सारी हमारी पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टाइडल जो सी के टाइड्स होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी मतलब की जनरेट होती है। जियोथर्मल से जो हीट होती है अर्थ के अंदर उससे पावर जनरेट होती है। बायोमास एनर्जी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या फिर गोबर गैस आपने सुना होगा वो, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल होता है क्लीन फ्यूल जो हमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मिलता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी किससे मिलती है, वो एनर्जी जो न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के, ठीक है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम वगैरह से जब एनर्जी रिलीज होती है नेचुरल फ्यूजन में, फिजन की वजह से, उसको हम नेचुरल वो न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस पढ़ लेना और इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना। अब आ जाते हैं हम हाइड्रो एनर्जी पे। हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब पानी को स्टोर करके टर्बाइंस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको बहुत हाइट से उनके ऊपर पानी डाला जाता है और टर्बाइंस मूव करती रहती है बहुत तेज तेज, उसके ऊपर पानी डलता रहता है। उसकी वजह से पानी की मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर एंड डैम्स की वजह से होता है ये। अब ये जो डैम्स में होता है ये जो प्रोसेस है, इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब पानी से बिजली बन रही है, ठीक है। इरिगेशन में भी हमारी हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब मतलब बारिश नहीं पड़ती है तो हम इससे यूज कर सकते हैं, मतलब इरिगेशन में यूज हो जाते हैं डैम्स। फ्लड कंट्रोल, कई बार आपने देखा होगा बहुत बारिश पड़ती है, मतलब बाढ़ आने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं, तो डैम काफी हमारा फ्लो वाटर का कंट्रोल करते हैं, तो बचाते हैं फ्लड आने से, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं फिश फार्मिंग में और वाटर सप्लाई में। अब प्रॉब्लम्स क्या है डैम्स के साथ, एक तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हम कहीं पे डैम लगाते हैं हमें बहुत एरिया चाहिए होती है, अब उस एरिया को हमें चाहिए तो हमें उस एरिया के सारे मतलब कि सारे प्लांट्स काटने पड़ेंगे, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी हटाना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन भी हो जाता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल और फॉरेस्ट, के मैंने ऊपर वाले पॉइंट में इंक्लूड करता है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं हमें उनको हटाना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो फर्टाइल लैंड होती है कहीं ना कहीं हमारी वो भी मतलब कि सबमर्ज हो जाती है, मतलब कुछ मतलब बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, फिर अच्छी खासी कोई खेती कर रहा है वहां पे डैम बना दो तो सारी लैंड गई उसकी, ठीक है। रिस्क कभी कभी ये होता है कि अर्थक्वेक की वजह से डैम भी फट सकता है, टूट सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब कि हमें कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमें प्लांट्स लगाने हैं। दूसरा, हमें सारी कम्युनिटीज को अपने साथ लेके चलना है, हमें सब लोगों को साथ मिलके काम करना है, इन्वॉल्व करना है लोकल पीपल्स को भी, हमें लोकल लोगों को भी हमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। हमें लीगल कटिंग्स को प्रिवेंट करना है, मतलब इलीगल कटिंग्स को प्रिवेंट करना है, जो भी पेड़ों को इलीगली कट कर रहे हैं उनको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। यूज करना है हमें फायरवुड, यूज ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फायरवुड। हमें लकड़ी, जो हम लकड़ी करते हैं ना, हम लकड़ी को क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, सर्दियों में चूल्हे जलाते हैं लोग, उसमें लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हमें कोई और फ्यूल यूज करना है, ना कि हमें लकड़ी को यूज करना है, क्योंकि लकड़ी कम यूज करेंगे तो पेड़ कम कटेंगे। ट्री फॉर अ ट्री, रिप्लेस एवरी कट ट्री। हमें जो भी कटा हुआ पेड़ दिखे या फिर कोई भी उस पेड़ को काटे, हमें वहीं पे एक पेड़ लगाना है, एक पेड़ के बदले एक पेड़। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, बहुत सारी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है तो उनको देख लेते हैं। एक बिश्नोई मूवमेंट थी, ठीक है, लोगों ने अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है। चिपको मूवमेंट हम सबको पता है कि चिपको मूवमेंट तो बहुत बार पढ़ी हमने कि लोगों ने ऐसे हक कर लिया था पेड़ को, चिपक गए थे पेड़ से, पेड़ को कटने नहीं दिया था। अब पीको मूवमेंट में क्या हुआ था, ये चिपको मूवमेंट की तरह ही था, डिफोरेस्टेशन के खिलाफ था। साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हमने क्या किया था, मतलब प्रोटेस्ट करी थी कि हमें प्रोजेक्ट नहीं, मतलब हमें डैम नहीं लगवाना है, हमें क्या करना है, रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। इसको देख लेते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ये है कि ग्लोबल फॉरेस्ट कवर करता है 31% ऑफ लैंड एरिया।
इंडिया में केवल 22% लैंड एरिया कवर करता है, बट ये बहुत ज़्यादा कम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो रिकमेंड करता है कि ये 33% हो। अब हम सबको पता है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, खाना प्रोवाइड कराता है, टिम्बर प्रोवाइड कराता है, हैबिटेट देता है वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है डिप्लीशन के? एक तो डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट रहे हैं, इस वजह से कम होता चला जा रहा है हमारा फॉरेस्ट, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, मतलब भैंसों को गायों को चराने के लिए लेके जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे फॉरेस्ट कहाँ ही बचे हैं अब, ठीक है। बाकी माइनिंग की वजह से, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स एक बार आप रीड कर सकते हो। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या हो रहा है, हमारा फ्लोरा और फ्यूना, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज्यादा कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हम होते चले जा रहे हैं। सॉइल इरोजन, हम सबको पता है इतने ज्यादा सॉइल इरोजन होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मिट्टी खराब होती चली जाती है, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है। डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाता है वाटर साइकिल में, जिसकी वजह से फ्लड आते हैं और सूखा पड़ जाता है। क्लाइमेट चेंज होता है क्योंकि CO2 बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे मतलब कि इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी में क्या है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनसे हम उनकी जगह छीनते चले जा रहे हैं, हम वहां पे भी इंडस्ट्रीज लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है, उनसे उनका कल्चर छीनते चले जा रहे हैं। तो यहीं पे ये यूनिट खत्म होती है और इसके भी आपको नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर पॉपुलेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट, सॉरी